हा साधा साधाच मारतोय, खाली खाली मारतोय. हा मग राहू दे, सरूसाठी राहू दे. सरू तुझ्यासाठी आवर केला शोटक नाही. Hello, good morning to all of you. So हमारा चैप्टर चल रहा था मैट्रिसेस. तो आज अपन मैट्रिसेस कंप्लीट करके एसओटी स्टार्ट करूंगा. लेट्स सी अगर एसओटी हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल एसओटी और बीटी दोनों हो जाएंगे. सो मैट्रिसेस सॉरी. तो मैट्रिसेस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किया था, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स, फिर सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, फिर एडिशन, इक्वालिटी, मल्टीप्लिकेशन, ये हम लोगों ने कर लिया था. एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है. फिर वो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ये भी कर लिया था. फिर अपना चल रहा था कुछ इम्पोर्टेंट
matrices like idempotent matrix. So idempotent matrix मैट्रिक्स होती है अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो, तो यानी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर से मैट्रिक्स आ जाए तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ये अंडरस्टूड है कि ए जो होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स से होगी, पर कई बार क्वेश्चन खुद लिख देता है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पर यहाँ पे अंडरस्टूड है कि स्क्वायर मैट्रिक्स से होगी। देखो क्यों? क्योंकि अगर ए मैंने अगर m क्रॉस n ले लिया तो a इंटू ए, तो m क्रॉस n वो तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों बराबर होंगे, तो m इज इक्वल टू n, तो वो ले दे के n क्रॉस n ही आएगा, तो यानी उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि a की कभी भी पावर लगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। रिमार्क है, अगर a स्क्वायर a है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट a स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट a, तो इसके दो मतलब हैं, तो या तो डिटरमिनेंट a 0 है या फिर डिटरमिनेंट a 1 है। नेक्स्ट रिमार्क, अगर a स्क्वायर a है तो a क्यूब क्या होगा? a स्क्वायर इंटू a, तो विच इज a इंटू a विच इज a स्क्वायर यानी a, तो a क्यूब भी होगा, तो मैं बोल सकता है a रेज़ टू n a है where n ग्रेटर देन 2, where n is greater than 2। नेक्स्ट है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है कि मैट्रिक्स को बार बार मल्टीप्लाई करके एक टाइम के बाद में वो नल मैट्रिक्स आ जाएगी, लेकिन ऑफ इंडेक्स p, लेकिन ऑफ इंडेक्स p, लेकिन इसके पहले वाली जो रहेगी वो नॉन नल होनी चाहिए। तो सपोज अगर a क्यूब इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो a स्क्वायर शुड नॉट बी नल मैट्रिक्स, तो तभी मैं इंडेक्स ऑफ p बोलूंगा, नहीं तो फिर वो लोअर वाली इंडेक्स हो जाएगी। तो a रेज़ टू p इक्वल टू नल मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स एक टाइम के बाद में वो रिपीट करना चालू कर देगी, तो तुमने पावर बढ़ाते गए, एक टाइम के बाद में वो मैट्रिक्स वापस आ गई, तो यानी पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो एक टाइम के बाद में वो वापस आ गई, तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ टाइम पीरियड के। ठीक है, तो नेक्स्ट, अगर k इज अ टाइम पीरियड, तो फिर 2k 3k से लेके nk और ऑल्सो टाइम पीरियड्स। वही जैसे अपन ने पीरियोडिक फंक्शन में किया था, देखो कर भी सकते हैं a रेज़ टू 2k प्लस 1, तो a रेज़ टू 2k प्लस 1 को लिख सकते हैं a रेज़ टू k प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू k इंटू a रेज़ टू k प्लस 1, पर a रेज़ टू k प्लस 1 इज a, तो ये a रेज़ टू k इंटू a विच इज अगेन a रेज़ टू k प्लस 1 विच इज a। नेक्स्ट, idempotent matrix is a periodic matrix with time period 1, क्योंकि ये a raised to 1 plus 1 is equal to a, तो k equal to 1। नेक्स्ट है involutory matrix है a square is equal to i। फिर इसके बाद में रिमार्क आता है कि या तो डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 है तो वो इनवॉल्यूटरी होगी, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है अगर a स्क्वायर i है तो a क्यूब a होगा, फिर a रेज़ टू 4 i होगा, तो अगर a की पावर इवन है तो i होगा, और a की पावर अगर ऑड है तो a होगा, नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स A है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ट्रांसपोज होता है कि रोज को कॉलम में लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहने का मतलब ये है कि इसका aij एलिमेंट इसका aj एलिमेंट बन जाता है, और इसको डिनोट करते हैं या तो ऊपर t लगा के या फिर डैश लगा के। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A इज अ मैट्रिक्स aij where m क्रॉस n, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा aj n क्रॉस n। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A m क्रॉस n है तो ट्रांसपोज का इंटरचेंज हो जाएगा n क्रॉस
m हो जाएगा। नेक्स्ट रिमार्क, फर्स्ट अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। ऐड करके ट्रांसपोज लूंगा या ट्रांसपोज लेके ऐड करूंगा, एक ही बात है। फिर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लूं या ट्रांसपोज लेके स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लूं तो रिवर्सल लॉ, तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ का मतलब है लास्ट वाला पहले आ जाएगा और पहला वाला लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर इक्वल मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन aij इज इक्वल टू aj। इसका मतलब है a इक्वल टू a ट्रांसपोज, a इक्वल टू a ट्रांसपोज। तो ये कैसा दिखेगा कि डायगोनल में कुछ भी चलेगा पर इधर मिरर इमेज होनी चाहिए, इधर मिरर इमेज होनी चाहिए। तो डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज, डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। conjugate elements are additive inverse of each other. Conjugate elements are additive inverse of each other. So aij plus aji equal to 0। तो तुम ऐसा देख सकते हैं कि डायगोनल के अबाउट जो रहेंगे उनमें अपोजिट साइन होगा। पर एक और चीज i इक्वल टू j हो गया तो 2ai इक्वल टू 0, तो ai इक्वल टू 0। तो एक्चुअली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक एलिमेंट्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होता है और डायगोनल के अबाउट जो मिरर इमेज होता है उसमें माइनस का फर्क होता है, उसमें माइनस का फर्क होता है। तो इससे एक और रिमार्क बन गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट इसको प्रूफ कर सकते हैं a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। ये वैसे ही है जैसे फंक्शन में इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन होता है। नेक्स्ट रिमार्क, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, a को a/2 लिखा और a ट्रांसपोज बाय 2 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। तो a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज बाय 2। तो ये जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यानी इसका मतलब है कि एनी मैट्रिक्स कैन राइट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है एडजॉइंट। एडजॉइंट को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एडीजे ऑफ ए। एडजॉइंट को लिखते हैं एडीजे ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या होती है, ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज, वो मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर से बनी है। तो वो मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर से बनी है, तो कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है एडजॉइंट। इसको एडीजे ऑफ ए लिखते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है मैट्रिसेस चैप्टर में क्योंकि इस पे बेस थ्योरम्स है। तो ये देखो 1 2 3 5 0 4 और 2 6 7 ये मैट्रिक्स है। तो इसके कोफैक्टर से बनने वाली एक मैट्रिक्स होगी। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये अपन ने डिटर्मिनेंट में देखा था। तो -24 -27 30 4 1 -2 8 11 -10। तो इसका ट्रांसपोज ले लो तो वो एडजॉइंट आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट आ जाएगा। और ये निकालना आना चाहिए। अगर तुम बोर्ड की बुक में रेफर करोगे तो ये 4 मार्क और 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो तुम्हें हर एक पॉइंट का कर करके बताना पड़ता है, हर एक पॉइंट का कर करके बताना पड़ता है, हर एलिमेंट का। तो तुम्हें क्या करना होता है, हर एलिमेंट का पहले माइनर निकालना होता है, फिर हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है और फिर उसके बाद ये मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करके आंसर लिखते हैं। तो बोर्ड की बुक 100% रेफर कर लेना। तो 4 और 6 मार्क का है वो पूरा करके दिखाना पड़ता है।
मेन से एडवांस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। अगर 2x2 की कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट कैसे लिखते हैं? 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट कैसे लिखते हैं? तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो और ऑफ डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऑफ डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट रिमार्क है स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट स्केलर ही होता है, तो एडजॉइंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स कौन होती है? डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। फिर एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज diagonal matrix. So adjoint of triangular matrix is also triangular matrix. Adjoint of triangular matrix is triangular. नेक्स्ट है इस पे थ्योरम। तो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली फर्स्ट थ्योरम, क्योंकि तुम फर्स्ट थ्योरम को लेके बाकी सारी थ्योरम्स डेवलप कर सकते। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। इससे ये पता चलता है कि ये कम्यूटेटिव है। तो a into adjoint of a is equal to determinant a into in adjoint of a into a। थ्योरम 2, adjoint a का डिटर्मिनेंट कितना होगा? तो डिटर्मिनेंट a रेज टू n माइनस 1। n कौन है? मैट्रिक्स a का ऑर्डर है। n कौन है? मैट्रिक्स a का ऑर्डर है। तो मॉड्यूल डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a हो जाएगा डिटर्मिनेंट a रेज टू n माइनस 1। ये कैसे आया ये बता देता मैं, तो ये आना चाहिए। तो देखो थ्योरम 1 से a इंटू एडजॉइंट ए कितना है? डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो। तो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए जो चाहिए मुझे इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए जो मुझे चाहिए, अब ये डिटर्मिनेंट a जो बाहर निकलेगा वो रेस टू n करके बाहर निकलेगा, और डिटर्मिनेंट आई एन 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट a रेस टू n। अब ये डिटर्मिनेंट a को नीचे ले जाओ तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1। तो ऐसे कर करके हम लोग बहुत सारी थ्योरम्स बना सकते हैं, बहुत सारी थ्योरम्स बना सकते हैं। सिमिलरली थ्योरम 3, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें क्या करेंगे, वो जो थ्योरम 2 है वो थ्योरम 2 में ए की जगह एडजॉइंट ए रख देंगे, थ्योरम 2 में ए की जगह एडजॉइंट ए रख देंगे, तो ये डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो कैसे, थ्योरम 2 क्या कहती है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1। तो ए की जगह एडजॉइंट ए रख दो क्योंकि वो मुझे चाहिए, तो ए की जगह एडजॉइंट ए रख दो तो वो मुझे चाहिए, और एडजॉइंट ए फिर से थ्योरम 2, तो वो होती है डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1, n माइनस 1। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। तो ऐसे ये प्रूफ किए जा सकते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा थ्योरम याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। तो एडजॉइंट ऑफ ए वो होगा डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 2 इंटू ए। नेक्स्ट किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट लूं, या फिर k रेज टू n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके a का एडजॉइंट लिया। इसमें भी रिवर्सल लॉ है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट लेना है या एडजॉइंट लेके मल्टीप्लाई करना है, बट इट्स अ रिवर्सल लॉ, लॉ। थ्योरम 7, ट्रांसपोज करके एडजॉइंट लूं या एडजॉइंट लेके ट्रांसपोज करूं, एक ही बात है। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ मैट्रिक्स में क्या होता है? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, पर डिवीजन नहीं होता। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, पर डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो
ओके, सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, पर डिवीजन नहीं है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा कि किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आता है। किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो उसको बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। एक दूसरे को इनवर्स बोलेंगे, एक दूसरे का इनवर्स बोलेंगे। तो दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, दिस इज डिनोटेड एज डिनोटेड बाय a raised to -1. This is denoted by a raised to -1. नेक्स्ट, एक अच्छी बात क्या है कि इसको निकाल सकते हैं। अगेन थ्योरम 1, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन। तो अब इसको अगर डिटर्मिनेंट a से डिवाइड कर दो, डिटर्मिनेंट a से डिवाइड कर दो, तो जब मैंने इसको डिवाइड किया, जब मैंने इसको डिटर्मिनेंट a से डिवाइड किया, जब मैंने इसको डिटर्मिनेंट a से डिवाइड किया, तो ये डिवाइड तभी कर सकता हूँ जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इज अ नॉन सिंगुलर। तो कई देखो, कई बार क्वेश्चन क्या करता है ना, ऐसे वर्ड यूज करता है डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो उससे पता चल गया इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ए इज अ नॉन सिंगुलर, तो इससे पता चल गया इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स एग्जिस्ट, या फिर क्वेश्चन में ए इनवर्स चल रहा है, तो इससे ये पता चल गया कि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इनवर्स अगर चल रहा है तो मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ध्यान से अगर मैं देखूं, तो मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ए इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। और ये तभी होगा जब ए इज अ नॉन सिंगुलर, जब ए इज अ नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट रिमार्क है, तो अगर ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, अगर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो उसका ए इनवर्स क्या होगा? तो देखते हैं। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो उसका इनवर्स वो खुद ही होगी, वो खुद ही मैट्रिक्स इनवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, या फिर ए इज अ नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है K1 K2 उसके Kn एलिमेंट है, तो उसका इनवर्स क्या होगा? एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल ही होगा, एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल, डायगोनल ही रहेगा पर एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा, एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक, मतलब एक ही आता है उसका इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। नेक्स्ट, ट्रांसपोज करके इनवर्स लूं या इनवर्स करके ट्रांसपोज लूं, एक ही बात है। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होगा? चलो देखते हैं। तो हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई विच इज 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। एक मिनट, मैं पानी पी लेता। हाँ, नेक्स्ट, यहाँ पे भी रिवर्सल लॉ है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इनवर्स लूं या इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करूं, बट इट्स अ रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ मतलब लास्ट वाला पहले, पहला वाला लास्ट में। नेक्स्ट, मैट्रिक्स की पावर लगा के इनवर्स लूं या इनवर्स लगा के उसकी पावर लूं, एक ही बात है। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स को अपने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आए, मैट्रिक्स को अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो रिमार्क,
तो इसका ए इनवर्स क्या होगा, ए ट्रांसपोज, क्योंकि मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई, तो वो तभी हो सकता है व्हेन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब ए का इनवर्स कौन हो गया, ट्रांसपोज ही हो गया। तो नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है 1, तो डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज 1, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए ही होता है, क्योंकि ट्रांसपोज लेने से डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता। तो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई 1, तो यानी डिटरमिनेंट ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नेक्स्ट, अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसके एलिमेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और ये ऑर्थोगोनल है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो a इंटू ए ट्रांसपोज, तो अगर ऐसा करेंगे a इंटू ए ट्रांसपोज यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आता है सिग्मा a1 स्क्वायर इंटू सिग्मा a1 b1 सिग्मा a1 c1 सिग्मा a1 b1 सिग्मा b1 स्क्वायर सिग्मा b1 c1 सिग्मा a1 c1 सिग्मा b1 c1 एंड सिग्मा c1 स्क्वायर। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ए और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दो। अब नेक्स्ट, ये ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल है तो दिस शुड बी इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो दिस शुड बी इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 नहीं 1 0 0 0 और 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इनको तीन वेक्टर्स मान लूं, v1 वेक्टर v2 वेक्टर एंड v3 वेक्टर, तो मैं अगर इनको तीन वेक्टर मान लूं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है। वो कहां से पता चला, इन तीनों से, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, वो यहां से पता चला। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है। तो दीज आर द थ्री यूनिट वेक्टर्स, तो थ्री यूनिट वेक्टर्स which are orthogonal to each other, three unit vectors which are orthogonal to each other। तो तीन यूनिट वेक्टर है तो which are orthogonal to each other। नेक्स्ट है कि अगर A is orthogonal then A inverse A transpose are also orthogonal। ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है कि मैट्रिक्स अपनी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी दे दे। तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो गिवन क्या है, गिवन है कि मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल है, तो यानी ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू आई, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, तो मुझे प्रूफ करना है कि ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो ए इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, तो देखो, तो मैंने क्या कि इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाई, एलएचएस लिया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी की ट्रांसपोज और इनवर्स अंदर बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे लगाई मैंने रिवर्सल लॉ, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इनटू ए का इनवर्स, और ये गिवन है कि ये आई है तो आई का इनवर्स, और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये अपन ने डिटरमिनेंट चैप्टर में किया है, तो अगर मेंस एडवांस में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो तुम डिटरमिनेंट से करो।
लेकिन बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है और उसमें मेंशन किया है मैट्रिक्स से, तो तुम्हें मैट्रिक्स से ही करना पड़ेगा। तो देखो मैट्रिक्स कैसे काम करेगी। वो 3 इक्वेशन है, मान लो 3x - 2y + 3z = 8, फिर 2x + y - z = 1 और 4x - 3y + 2z = 4। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स क्या करती है, डेटा स्टोर करती है, तो इसको मैट्रिक्स में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे, 3 - 2 3, 2 1 - 1। तो ये मैंने क्या किया, कोफिशिएंट्स लिख दिए, इसलिए दिस इज नोन एज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये मैंने कोफिशिएंट्स लिख दिए, तो दिस इज नोन एज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये लिख दिए वेरिएबल, तो ये कहलाएगी वेरिएबल मैट्रिक्स। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इनको अगर दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी इक्वेशन आ जाएंगी। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी इक्वेशन, और ये राइट साइड की टर्म्स लिखे हुए हैं, यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो राइट साइड कांस्टेंट लिखे तो दिस इज नोन एज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो लेफ्ट साइड में दोनों मैट्रिक्स अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये तीनों इक्वेशन आ जाती है। कहां से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। तो अगर मैं इसको सही से देखूं तो ये क्या लिखा है, a × वेरिएबल = मैट्रिक्स, और मुझे चाहिए वेरिएबल, तो दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेरिएबल मैट्रिक्स कैसे आ जाएगी, a इनवर्स b। a इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 डिटरमिनेंट a × एडजॉइंट ऑफ a × b। तो इससे तुम्हारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो डिटरमिनेंट में क्या करते थे, d1/d, d2/d, d3/d करके करते थे। यहाँ पे कैसे करते हैं, मैट्रिक्स से करेंगे। नेक्स्ट, वही क्रेमर्स रूल की वो जो टेबल बनाई थी अपन ने डिटरमिनेंट में, तो क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी, क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी। अब इसमें एक लफड़ा हो रहा है कि भैया ये सॉल्व तो तभी कर पाएंगे जब a इनवर्स आएगा, और a इनवर्स तब आएगा जब डिटरमिनेंट ≠ 0। तो इसलिए बन गए दो केसेस कि डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है और डिटरमिनेंट अगर 0 है तो क्या होगा। फिर उसमें भी दो केसेस निकाले, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की वजह से। तो एडजॉइंट a × b अगर नल मैट्रिक्स है और एडजॉइंट a b नल मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका मतलब होगा ये कंसिस्टेंट है। वही क्रेमर्स रूल चल रही है, एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक पर ट्रिवियल। इसका मतलब होगा कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन आएगा एक ही आएगा, यूनिक पर नॉन ट्रिवियल। तो ये क्रेमर्स रूल की जो हमने टेबल बनाई थी, तो a और ये b हो गई, ये वाली a हो गई, ये वाली b हो गई, क्रेमर्स रूल वाली टेबल। तो यहाँ पे भी आ जाएगी वो c और d वाली। तो एडजॉइंट ऑफ a × b नल मैट्रिक्स, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो ये c। और ये एडजॉइंट a × b अगर नॉन नल मैट्रिक्स है तो एक सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ जाएगा, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, 0/0 की फॉर्मेट। और ये c वाले केस में, तो c वाले केस में 0/0 की फॉर्मेट आ जाएगी। और ये d वाले केस में क्या होगा, फाइनाइट अपॉन 0 यानी इंफिनिटी। तो किसी वेरिएबल की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, और वेरिएबल की वैल्यू इंफिनिटी होती नहीं है, तो यानी नो सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट, तुम्हें ये वाले केस को थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। रीजन कि अपन ने जो क्रेमर्स रूल में किया था, तो वहां पे वो देखना पड़ता है, प्लेन्स आर पैरेलल, प्लेन्स आर कोइंसिडेंट एंड प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग इन अ लाइन। तो डिटरमिनेंट बेस्ट है इस मामले में, पर बोर्ड में अगर है तो फिर तुम्हें जैसा दिया वैसा करना पड़ेगा। और मेंस एडवांस में अगर मैट्रिसेस के बेस पे आता है तो जो है वो पढ़ना आना चाहिए। फिर नेक्स्ट, फिर एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वो बोर्ड का पार्ट है, तो मैंने लेक्चर में लिया हुआ है। तो इसमें बस मैं स्टेप्स बता देता कि तुम रोज को इंटरचेंज कर सकते हो, ये अपन ने डिटरमिनेंट में भी किया है। तो पर डिटरमिनेंट में हम रोज इंटरचेंज नहीं कर सकते थे, पर मैट्रिसेस में रोज इंटरचेंज कर सकते हैं। तुम किसी रो पे ऑपरेट करके उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट, किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये ऑपरेशंस अलाउड है। तो दीज आर द 3 ऑपरेशन। पर तुम ऐसा नहीं कर सकते रो 1 गोज टू r1 + c1, मतलब रो का ऑपरेशन कॉलम और रो के साथ मिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तुम r1 गोज टू r1 × r2, रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। बस ये 3 ऑपरेशन कर सकते हैं, या तो इंटरचेंज कर सकते हैं, या स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
या फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए तो वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, ये बोर्ड का टॉपिक है ना। तो वहां पे मैंने एक क्वेश्चन भी कराया है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि मेंस एडवांस में, अगर मेंस एडवांस में इनवर्स निकालना होता है, अगर मेंस एडवांस में ट्रांसफॉर्मेशंस, अगर मेंस एडवांस में अगर इनवर्स निकालना होता है तो स्टूडेंट ये अप्रोच यूज करता है। तो देखो, इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है एडजॉइंट मेथड, जो अपन ने पहले किया। दूसरा तरीका है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये है। तो इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं, एक है एडजॉइंट मेथड और एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एडजॉइंट मेथड जो अपन ने पहले डिस्कस किया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला टॉपिक। तो मेंस एडवांस में अगर कभी इनवर्स आता है तो स्टूडेंट एडजॉइंट मेथड से ही निकालता है, वो बेस्ट है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है ही नहीं, तो एडजॉइंट मेथड से निकालता है। लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, 6 मार्क का, कि फाइंड द इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड, तो तुम्हें एडजॉइंट से ही निकालना पड़ेगा। फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो तुम्हें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकालना पड़ेगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकालना पड़ेगा। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, उसका भी सॉल्व करने का बोर्ड में एक तरीका दिया हुआ है, तो यू हैव टू रेफर दैट मेथड आल्सो। तो तुम्हें बोर्ड की बुक में गो थ्रू करना होगा मैट्रिसेस चैप्टर का। तो उसमें पहला तो तुम्हें इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता है वो, उसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वगैरह का फंडा दिया हुआ है, तो वो देखना है। दूसरा ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी लिया हुआ है, तो वो भी तुम देख सकते हैं, बट यू मस्ट रेफर द बोर्ड बुक ऑल्सो। नेक्स्ट है, इसके आगे है नहीं सिलेबस में, पर कई बुक्स में रहता है, तो इसलिए पढ़ाना पड़ता है ताकि लगे नहीं कि मुझे आता नहीं है। तो नेक्स्ट है सब मैट्रिक्स। तो जैसे सबसेट होता है वैसे सब मैट्रिक्स, जैसे सबसेट होता है वैसे सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स क्या होता है, रोज और कॉलम को डिलीट करके जो बचेगा वो एक सब मैट्रिक्स हो जाएगी। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सब मैट्रिक्स मैंने एक ई मैट्रिक्स बनाई, तो 1 2 5 6, तो मैंने क्या किया, थर्ड रो और थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम को डिलीट कर दिया। फिर ये भी एक मैट्रिक्स है, मैंने फर्स्ट रो को लिया और सेकंड रो को डिलीट कर दिया, तो दिस इज अ सब मैट्रिक्स। तो जैसे सबसेट होता है वैसे सब मैट्रिक्स होता है, जैसे सबसेट होता है वैसे सब मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये सब सिलेबस में नहीं है, पर कई बुक्स वगैरह देती हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है, इसको रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो वो हाईएस्ट ऑर्डर जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 2 2 1 2 2 2 1, तो सबसे पहले क्या होगा, थर्ड ऑर्डर चेक होगी, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, और रैंक कम से कम 1 आएगी आएगी, क्योंकि नॉन नल मैट्रिक्स के लिए करते हैं। ये जो किया जाता है वो नॉन नल मैट्रिक्स के लिए करते हैं, क्योंकि नल मैट्रिक्स में तो फिर सारे एलिमेंट 0 ही हो जाएंगे। तो नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो फिर रैंक नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो देखो, तो इसमें क्या होता है, पहले थर्ड ऑर्डर की चेक करेंगे, तो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट चेक किया, वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इसकी रैंक आ गई 3। तो अब सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैंक 3 आ चुकी है। नेक्स्ट, अब जैसे ये है 1 2 3 4 4 3 2 1, तो इसमें फोर्थ ऑर्डर नहीं बन सकता, क्योंकि 4 रो 4 कॉलम नहीं है। इसमें थर्ड ऑर्डर भी नहीं बन सकता, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन होगा, सेकंड। अब ऐसे ले लेके चेक करना पड़ेगा, 1 2 1 4 1 2 4 3, फिर 1 3 4 2, सब मैट्रिक्स बना बना के चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे सारे चेक करेंगे, जब ऐसे अपन सारे चेक करेंगे ना, तो इनमें से कम एक डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो अगर कम से कम एक डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, कम से कम एक डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। अगर सारे सेकंड ऑर्डर के 0 आ गए, सारे अगर सेकंड ऑर्डर के 0 आ गए, तो फिर फर्स्ट ऑर्डर चेक होगी,
और फर्स्ट ऑर्डर तो रैंक आनी है, फर्स्ट ऑर्डर में रैंक आनी है। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि रैंक इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, रैंक इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज और कॉलम। तो दोनों में से जो मिनिमम होगा उससे छोटा आएगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जो दोनों में मिनिमम होगा। नेक्स्ट, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ऑल एलिमेंट्स आर 0। नेक्स्ट, रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो डिटरमिनेंट ही 1 होता है, तो यानी वही नॉन नल मैट्रिक्स है। नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है, तो वो खुद ही नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब उसका ऑर्डर ही उसकी रैंक हो जाएगी, उसका ऑर्डर ही उसकी रैंक हो जाएगी। नेक्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को ए बार से डिनोट करते हैं, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को ए बार से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। तो ए बार मतलब इसको आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो बस। ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो, और इसका ट्रांसपोज ले लो, तो वो कहलाती है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज ले लो। इसको डिनोट करते हैं ए थीटा या ए स्टार से, ए थीटा या ए स्टार से। तो उसका ट्रांसपोज ले लो ए थीटा या ए स्टार से। तो ए बार का ट्रांसपोज ले लो, तो वही तुम्हारी ए थीटा और ए स्टार होगी। तो लेते हैं ट्रांसपोज। तो 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा एंड 3 प्लस 2 आयोटा। फिर जैसे अपन ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था, यहाँ पे होता है हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। ये सब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए चल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए चल रहा है। तो जैसे अपन ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था, वैसे यहाँ पे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। तो सिमेट्रिक क्या था, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या था, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो हर्मिशियन हो जाएगा ए इक्वल टू ए थीटा, और ए थीटा क्या था, कॉन्जुगेट लेके उसका ट्रांसपोज। तो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा ए इक्वल टू माइनस ए थीटा, ए इक्वल टू माइनस ए थीटा। फिर यूनिटरी मैट्रिक्स, तो जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या था, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो यूनिटरी मैट्रिक्स है ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आई, ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आई। और ए थीटा कौन है, कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट। और ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में लिख दो, और कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ने पढ़ा था वही। एंड चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर एसओटी है, 5 मिनट का ब्रेक। तो एसओटी करते हैं स्टार्ट। अगर आज खत्म हो गया तो फिर कल अपना हो जाता सिलेबस कंप्लीट, और अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो कल थोड़ा सा टाइट रहेगा, तो देखना पड़ेगा क्या करना है। तो कल डिसाइड करेंगे हम लोग कि क्या स्टेटस है ना। कहीं पे भी एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगा देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो। कोशिश करता कि हो जाए, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो करेंगे ना एडजस्ट कर।
ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कैसा है ना, अगर देखा जाए तो इजी भी बोल सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं। इजी इसलिए क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस बहुत हैं, और डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है इसकी। और ऐसा चीज सिलेबस में है नहीं, पर ट्रायंगल तो सिलेबस में है ना, तो ट्रायंगल सिलेबस में है तो ये पूरा आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल सिलेबस। तो मेंस और एडवांस में से किसी एक में नहीं है ये, पर बिकॉज ऑफ द ट्रायंगल, और ट्रायंगल अपने सिलेबस में है तो इसलिए। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब होता है ट्रायंगल को सॉल्व करना है। और ट्रायंगल को सॉल्व करने का क्या मतलब है, तो देखो ट्रायंगल बना होता है 3 साइड्स और 3 एंगल्स, तो ए बी सी। एंगल्स को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से, और साइड्स को हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब है उसके साइड्स फाइंड आउट करना, उसके एंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ मीडियन, फिर एक्स रेडियस R1, R2, R3, ऐसे बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती है, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल को सॉल्व करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीजों को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अपने को वो रिलेशन पता होने चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस बहुत खतरनाक है। तो जैसे पहली, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस बता देता। पहला तो ये ट्राई करना ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जम गया तो ठीक है, नहीं जमा तो फिर, और आएगा कि नहीं आएगा क्वेश्चन वो भी कुछ गारंटी नहीं। तो मेथड 1, ट्रायंगल इक्विलेटरल ले लिया, ट्रायंगल इक्विलेटरल ले लिया मतलब ऑल एंगल 60 डिग्री मार दिए, फिर ऑप्शन चेक कर लिए। या फिर क्या किया, राइट एंगल ले लिया, और राइट एंगल में भी आइसोसेलेस वाला, राइट एंगल में भी आइसोसेलेस वाला ले लिया। तो उससे क्या होगा, एक 45 हो जाएगा, दूसरा 45 हो जाएगा, 1 1 √2। और नहीं तो राइट एंगल में भी वो जो फिजिक्स 3 4 5, क्योंकि उसमें बच्चों को एंगल पता होता है 37 डिग्री एंड 53 डिग्री का। मेथड 2, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले जाओ। कैसे लेके जाओगे, ट्रायंगल को क्या करो, एक वर्टेक्स ओरिजिन पे टिका दो और एक साइड को एक्स एक्सिस पे टिका दो, एक साइड को, और तीसरे वर्टेक्स को घुमाते रहो। अब फिर इसको पता है, ऐसा देखो, साइड्स को ऐसे देखो जैसे लाइंस है, साइड्स को ऐसे देखो जैसे ये लाइंस है, और वर्टेक्स इसको ऐसे देखो जैसे पॉइंट्स है, और सब कुछ 2D में ले जाके सॉल्व करो। बल्कि सर्कल चैप्टर में ऐसे कई क्वेश्चन आके गए हैं जो एसओटी से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, पर तुमने उसको इक्वेशन ले लेके सॉल्व किया होगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये तुम्हारी स्मार्टनेस आती है कि वो सर्कल के क्वेश्चन को तुमने एसओटी से सॉल्व करना बहुत फास्ट सॉल्व होता है। मेथड 3, मेथड 3 है डायमेंशन। डायमेंशन मतलब जैसे इन रेडियस है तो 4 ऑप्शन दिए, डेल्टा बाय एस, डेल्टा इंटू एस, एस बाय डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर बाय एस। तो डायमेंशन तो इन रेडियस होगी मीटर में, तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर इज अ मीटर। ये हो गया मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, नॉट, तो ये आंसर नहीं हो सकता।
फिर ये हो गया मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर यानी 1 अपॉन मीटर, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मीटर रेज टू 4 अपॉन मीटर विच इज मीटर क्यूब, ये आंसर नहीं हो सकता, तो इसको आंसर होना पड़ेगा। वैसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच का ये रूल भी है, 3 गलत है तो चौथा आंसर होगा। मेथड 4 यूनिफॉर्मिटी यानी सिमेट्रिक। कैसे? जैसे एक सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है एबीसी बाय 4 डेल्टा, या फिर AB बाय 4 डेल्टा सी, या AC बाय 4 डेल्टा बी, या BC बाय 4 डेल्टा ए। तो ये तीनों नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन में ABC दिया है, अगर दो अलग स्टूडेंट ने 3, 4, 5 इसको ABC बोला, किसी ने इसको ABC बोला, तो इसके लिए सर्कम रेडियस का फॉर्मूला, सर्कम रेडियस की वैल्यू अलग आएगी इन तीनों फॉर्मूले के हिसाब से, और इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए भी सर्कम रेडियस की वैल्यू अलग आएगी इन वाले फॉर्मूले के हिसाब से। पर एक ट्रायंगल का तो एक ही सर्कम रेडियस होता है, पर इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से स्टूडेंट कोई सा भी परम्यूटेशन ले सर्कम रेडियस सेम ही आएगी। पहले वाले ऑप्शन के फॉर्मूले के हिसाब से स्टूडेंट अगर कोई भी कॉम्बिनेशन लेता है एबीसी का, तो उसका रिजल्ट सेम ही आएगा। तो दो स्टूडेंट अगर दो अलग कॉम्बिनेशन ले भी लिए तो आंसर सेम ही आने वाला है, और आना भी चाहिए, वो आना भी चाहिए। तो इसलिए तो फर्स्ट वन इज द आंसर। नेक्स्ट, एसओटी में एक खास बात ये है, सिर्फ शुरू के 2 फॉर्मूले साइन लॉ और कोसाइन लॉ, ये दोनों पूरा चैप्टर खींच सकते हैं, ये दोनों पूरा चैप्टर, क्योंकि ये दोनों बेसिक्स हैं। अच्छा, एक और चीज, तुम्हारे बोर्ड में भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, तो 12th बोर्ड में है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, पर इस साल तुम्हारे सिलेबस में से हटाया कि नहीं हटाया पता नहीं मुझे, पर लास्ट ईयर तक तो सिलेबस में था। स्टेट बोर्ड में से कुछ नहीं हटा है सर फिलहाल। नहीं हटाया ना, टॉपिक्स हटाए तुम्हारे स्टेट बोर्ड में से 30% स्टेट बोर्ड में सिर्फ जो प्रैक्टिकल का रहता ना सर, नहीं 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 नहीं, हाँ सर, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, हम बताते ना तुम्हें, स्टेट बोर्ड में प्रैक्टिकल का भी गया है, पर लेकिन मैथ्स में भी गए वाला है यार, ऐसा करना चाहिए उनको। तुम्हें मैं बताता, अभी मैथ्स में सभी चैप्टर्स के लास्ट टॉपिक निकाल दिए है। हाँ वही ना, ये देख ना, एओडी में जैसे एलएमबीटी है उसके कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज निकाली है, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लीनियर रूट क्वाड्रेटिक वाला निकाल दिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन में रिडक्शन फॉर्मूला, तो कुछ कुछ निकाले हैं। मैं नहीं तो एक काम करता, मैं ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के मैं ग्रुप पे पोस्ट करता उसको, है ना, पर निकाले हैं मैथ्स में, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, वो कोई इश्यू नहीं है तुम लोगों के लिए, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो तुम्हें देखो, निकाले नहीं निकाले तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हें मेंस, एडवांस, बिटसेट, सीईटी, वीआईटी सब एग्जाम के लिए तुम्हें पूरा पूरा पढ़ना ही है अल्टीमेटली। पर हाँ, हम लोग जैसे बोर्ड है उसके लिए अपन ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में अपने को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी पड़ेगी, तो उधर थोड़ा सा बचाया जा सकता है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ फायदा नहीं है। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो साइन लॉ और कोसाइन लॉ, तो 12th बोर्ड में 4 है, साइन लॉ कोसाइन लॉ तो है ही, और एक 2 और है, एक है प्रोजेक्शन फॉर्मूला और टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला और टेंजेंट रूल, तो वो थोड़ी देर में मैं बताता, प्रोजेक्शन फॉर्मूला और टेंजेंट रूल। तो नेक्स्ट है साइन लॉ, खतरनाक है बहुत, ये क्या करता है, साइड्स और एंगल में रिलेशन निकाल के देता है। साइन लॉ क्या करता है, साइड्स और एंगल में रिलेशन निकाल के देता है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b, तो a अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, b अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, c अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, और थोड़ी देर बाद पता चलेगा दिस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल, दिस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल, दिस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल। तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। तो देखो,
तो मैंने ए से ऑल्टीट्यूड डाला एडी, ये सी है, ये बेस एंगल बी है, ये बी है, बेस एंगल सी है। तो एडी क्या हो जाएगा, अगर मैं ये एबीडी ट्रायंगल में देखूं तो एडी होगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो सी साइन बी। और अगर मैं एसीडी ट्रायंगल लूं, एसीडी ट्रायंगल, तो वो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन सी, और दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है। तो सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। तो बी अपॉन सॉरी एक्सक्यूज मी, तो बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अब आता है नेक्स्ट वो 2r वाला। तो देखो, तो एक सरकम सर्किल है, ये अपना वो ट्रायंगल एबीसी है, तो सरकम सेंटर ओ होगा, ये सरकम रेडियस आर होगी, ये सरकम रेडियस आर होगी, ये ओसी होगा। तो देखो अब बीसी कॉर्ड ए पे ए एंगल सबटेंड कर रही है, तो सेंटर पे 2a सबटेंड करेगी, है ना, 2a सबटेंड करेगी। तो ये परपेंडिकुलर डाला तो ये बेस एंगल ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो a/2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसा देखो, नहीं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर a/2 तो देखो ट्रायंगल OBM, तो ट्रायंगल OBM में, तो ट्रायंगल OBM में बेस एंगल है a, हाइपोटेनस है कैपिटल R, और परपेंडिकुलर है a/2। तो साइन ऑफ a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू आ जाएगा 2r। तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि साइन लॉ में जो कांस्टेंट है वो, साइन लॉ में जो कांस्टेंट है वो डबल ऑफ द सर्कम रेडियस है, डबल ऑफ द सर्कम रेडियस है, या फिर डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल है। नेक्स्ट है कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या कहता है, cos a इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, ये ए बी सी, परपेंडिकुलर डाला डी, ये x हो गया, ये बची हुई a माइनस एक्स, ये b और ये c। तो ट्रायंगल एबीडी पे लगाई पाइथागोरस थ्योरम, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ACD ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दिया, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और x जो है वो हाइपोटेनस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो c हो जाएगा x cos b, तो c हो जाएगा x cos b। तो c को रख दिया x cos b, c को रख दिया x cos b, तो ये फिर आ जाता है कोसाइन लॉ। तो वो आएगा cos b इज इक्वल टू, तो एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम, यानी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड और 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये अपने बोर्ड में भी है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो वो क्या कहता है, मैंने परपेंडिकुलर डाला AD, तो ये BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। तो ये इसका प्रोजेक्शन हो गया, ये इसका प्रोजेक्शन, तो ये प्रोजेक्शन कितना होगा C cos B, ये होगा B cos C। तो A इक्वल टू C cos B प्लस B cos C, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट है टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल इज आल्सो नोन एज अ नेपियर्स एनालॉजी, ये भी तुम्हारे बोर्ड में है। फिर इसके आगे वाला सब बोर्ड में नहीं है, बोर्ड में सिर्फ 4 फॉर्मूलेज हैं, बट यू मस्ट गो थ्रू द बोर्ड बुक बिफोर द बोर्ड एग्जाम। अभी बहुत टाइम है, टेंशन नहीं है तुमको, बट यू मस्ट गो थ्रू द बोर्ड बुक बिफोर बोर्ड एग्जाम। तो नेपियर्स एनालॉजी ये कहता है कि tan a minus b by 2 is equal to a minus b, tan of a minus b by 2 is equal to a minus b upon a plus b into cot of c by 2, into cot of c by 2। ऐसे अपन और भी बना सकते हैं, तो ये a और b पे बनाया, b और c पे बना सकते हैं, c और a पे, c और a पे भी बना सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान देना, यहाँ जो ऑर्डर है वही ऑर्डर इधर है, बाकी सब ठीक है। ये कौन है जो बच गया, ये तो प्लस है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो इधर a माइनस बी है तो इधर a माइनस बी है और ये बचा हुआ c। नेक्स्ट इसका प्रूफ साइन लॉ। तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो इसको लिखेंगे 2r साइन a माइनस 2r साइन b अपॉन 2r साइन a प्लस 2r साइन b। तो 2r कैंसिल हो जाएगा, साइन c माइनस साइन d, साइन c प्लस साइन d। तो वहां से आएगा इसका प्रूफ। नेक्स्ट है हाफ एंगल्स या एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो ए बी सी परपेंडिकुलर, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस, अब एडी कौन होगा? तो ऐसे देखो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो बी साइन सी। तो अब ये देखो हाफ ए बी साइन सी, तो बी सी साइन ए सी ए साइन बी, सब एक ही चीज है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल है। नेक्स्ट है हाफ एंगल्स। तो हाफ एंगल्स में साइन ए बाई 2 रूट ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। तो हाफ एंगल्स में क्या आएगा? रूट ओवर एस माइनस या फिर बी सी होगा कुछ, तो मैं गलती कर रहा हूँ। हाँ, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। और एस कौन है? पेरीमीटर ए प्लस सी बाई 2, सेम ही उसका हाफ। एस इज इक्वल टू ये आ जाएगा। नेक्स्ट कॉस ए बाई 2, तो वो होगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो टेन ए बाई 2 कितना होगा? दोनों का रेशियो ले लो, तो एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। एक मिनट में पानी पी लेता। तो एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। नेक्स्ट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था? हाफ ए बी साइन सी। तो इसको लिख सकते हैं हाफ ए बी 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। तो डेल्टा इक्वल टू, तो 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी इंटू साइन सी बाई 2 हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, और कॉस सी बाई 2 हो जाएगा एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो ए बी का रूट ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा आ गया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कहां से? इसका स्क्वायर रूट, हेरोन्स फॉर्मूला। तो दिस इज हेरोन्स फॉर्मूला, और इसको यूज कर सकते हैं हम लोग 10 के लिए। तो 10 के लिए यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। ऊपर नीचे एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल tan ए बाई 2 हेरोन्स फॉर्मूला। तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट है थ्योरम। एमएन थ्योरम। तो एमएन थ्योरम क्या कहती है? एक ट्रायंगल है एबीसी, ए से एक लाइन निकाली जो थीटा एंगल बना रही है और अल्फा बीटा में डिवाइड कर रही है, जो अल्फा बीटा में डिवाइड कर रही है, और बीसी को वो m/n रेशियो में डिवाइड करेगी। बीसी को वो m/n रेशियो में डिवाइड करेगी। तो एमएन थ्योरम है m प्लस एन कॉट ऑफ थीटा। थीटा कौन? लाइन जो बीसी के साथ बना रही है। तो नेक्स्ट m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, और इसका प्रूफ आएगा साइन लॉ से। तो पहले ये पाई माइनस थीटा, तो ए बी ट्रायंगल एबीडी पे एक साइन लॉ लगेगा, फिर ट्रायंगल एसीडी पे साइन लॉ लगेगा। तो m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, और दूसरा m प्लस n कॉट थीटा इज इक्वल टू n कॉट बी माइनस m कॉट सी, n कॉट बी माइनस m कॉट सी, प्रूफ साइन लॉ से। नेक्स्ट है सर्कम रेडियस।
सर्कम रेडियस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ये अपने को काम क्यों आएगा सर्कल चैप्टर में, क्योंकि सर्कल चैप्टर में तो चल ही रही होती है सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस ये अभी अभी अपन ने निकाला भी था कि सर्कम रेडियस a अपॉन साइन a इज इक्वल टू 2r। तो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r। और एक और चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था, हाफ ए बी साइन सी। तो हाफ ए बी, तो साइन सी को लिख सकते हैं अपन सी अपॉन 2r। तो r आ जाएगा एबीसी बाय 4 डेल्टा। तो ये फॉर्मूला तुम देख भी सकते हो, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है ए की जगह बी और बी की जगह ए रखा तो फॉर्मूला वापस आ जाएगा, ए की जगह बी, बी की जगह ए रखा तो फॉर्मूला वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है इन रेडियस। इन रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं ये एंगल। तो एक ऐसा पॉइंट जिसका तीनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है। एक ऐसा पॉइंट जिसका तीनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है और सर्कल ट्रायंगल को अंदर से तीनों साइड को टच करता है, अंदर से तीनों साइड को टच करता है। तो ओके, तो इसके फॉर्मूलेस अपने को देखना है। तो इसके फॉर्मूलेस क्या क्या है, तो देखो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एआईबी प्लस ट्रायंगल बीआईसी प्लस ट्रायंगल सीआईए। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया डेल्टा, एआईबी का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई आर कॉमन ए प्लस बी प्लस सी और ये होता है पेरीमीटर। तो 2 डेल्टा इक्वल टू आर इंटू 2s। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस, आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस। एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, वो हर बुक में नहीं मिलेगा तुमको। दिस इज ट्रू फॉर क्वाड्रिलेटरल आल्सो, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन्स। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए भी ट्रू है, आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एस मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सेमी पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट, इस आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस को और थोड़ा खींच देते हैं। तो हमें पता है tan a/2 जो होता है वो डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए है। तो डेल्टा बाय एस कितना हो जाएगा, डेल्टा बाय एस हो जाएगा एस माइनस ए इंटू tan a/2। और एक और फॉर्मूला है इन रेडियस में, 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। तो सिमेट्रिक है, 4r साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2। नेक्स्ट है x रेडियस। पर x रेडियस, तो ट्रायंगल के बाहर 3 ऐसे x सर्कल्स होते हैं, तो 3 है तो इसलिए 3 रेडियस आएंगे, r1 r2 r3। तो ये कैसे मिलता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी उसको टच करने वाला सर्कल। तो वो सर्कल क्या करता है, ट्रायंगल को बाहर से टच करता है। तो एक्स सर्कल क्या करेगा, ये एक्स सर्कल, ये एक्स रेडियस, ये एक्स रेडियस और ये एक्स सेंटर। तो एक्स सर्कल क्या करता है, ट्रायंगल को बाहर से टच करता है, ट्रायंगल को बाहर से टच करता है। इसके फॉर्मूले r1 इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, r1 इज इक्वल टू एस tan a/2 और r1 इक्वल टू 4r sin a/2 इंटू cos b/2 इंटू cos c/2। तो देखो r1 का है sin a/2, तो r2 का क्या हो जाएगा 4r, तो sin b/2 बाकी दोनों cos, बाकी दोनों cos। और अगर r3 होता तो 4r, तो sin c/2 बाकी दोनों cos, तो cos a/2 cos b/2। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, हम एक के लिए कर लेते हैं। तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ एडी। तो कैसे निकालेंगे, देखो
यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला, और एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बराबर होंगी क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ए बी और ए सी का। तो ए बी और ए सी का एंगल बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगी। तो अब अपन करते हैं एरिया से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्रायंगल एबीडी प्लस ट्रायंगल एसीडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया डेल्टा, एबीडी का एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट, ये हाफ बेस इनटू हाइट। अब डेल्टा लिख सकते हैं अपन हाफ बीसी साइन ए, और इधर हो गया हाफ पी कॉमन आ गया बी प्लस सी। तो बस मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये a/2 होगा और ये a/2 होगा। तो अगर मैं देखूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल देखूं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में P परपेंडिकुलर है और L हाइपोटेनस है, तो यानी P क्या हो जाएगा L sin a/2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट P L sin a/2 तो रख दो, तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया। तो BC sin a इज इक्वल टू L जो मेरे को चाहिए sin a/2 इंटू बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा BC sin a इज इक्वल टू L जो चाहिए sin a/2 इंटू बी प्लस सी। तो L इज इक्वल टू BC sin a को लिख सकते हैं 2 sin a/2 इंटू cos a/2 और डिनोमिनेटर में आ गया sin a/2 अपॉन बी प्लस सी। sin a/2 कैंसिल। तो अब याद करना भी आसान हो गया, 2BC cos a/2 अपॉन बी प्लस सी। तो देखो याद करना भी आसान है, एंगल ए की एंगल बाइसेक्टर थी, एंगल ए की एंगल बाइसेक्टर थी, तो ये आ गया cos a/2, दोनों हो गए BC। ऐसे ही अगर मेरे को मान लो B की एंगल बाइसेक्टर होती तो इधर आता b/2 और इधर आता AC और AC, और अगर C की एंगल बाइसेक्टर होती तो इधर आता c/2, इधर आता AB। तो उस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। फॉर्मूला याद रखो, ये काम का है, हो सकता है कोई दूसरे चैप्टर में काम आ जाए। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक। अरे यार
ओके, तो ये हो गया लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है, मीडियन कौन होती है? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है वो, a/2 और इसकी लेंथ मेरे को चाहिए AD, ये आ गया BC, है ना। तो ये C ये B, तो मैं क्या कर सकता, मैं एक ट्रायंगल ABD पे कोसाइन लॉ लगाता। कोसाइन लॉ क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, साइड्स में रिलेशन आएगा तो उसमें AD फंस जाएगा। तो कोसाइन लॉ लगाया, cos B इज इक्वल टू 2 नहीं C² प्लस A²/4 माइनस L² अपॉन 2 इंटू C इंटू A/2। और एक और कोसाइन लॉ लगाया बड़े ट्रायंगल ABC पे, तो cos B इज इक्वल टू, तुम देख रहे हो ना सब साइन लॉ कोसाइन लॉ के आसपास ही चल रहे होते हैं, और एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। तो cos B, तो ये हो जाएगा फिर C² प्लस A² माइनस B² अपॉन 2AC, और दोनों बराबर है तो दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करके सीधा L² आ जाएगा। तो L² आता है माइनस A²/4 प्लस B²/2 प्लस C²/2। तो यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आ गया, जिसकी एंगल बाय जिसकी मीडियन है माइनस A²/4 और जिन दोनों की नहीं है वो बाय 2। तो सोचो अगर, तो ये तो हो गई A वाली की मीडियन, तो अगर B वाले की मीडियन होती तो A²/2 माइनस B²/4 प्लस C²/2, और अगर C वाले की मीडियन होती तो A²/2 प्लस B²/2 माइनस C²/4। तो ये आता। नेक्स्ट है केस स्टडी। कौन सी केस स्टडी? पिडल ट्रायंगल की। तो केस स्टडी का मतलब है उसके साइड्स, उसके एंगल्स और उसके सर्कम रेडियस निकालना। तो पिडल ट्रायंगल कौन होता है? पिडल ट्रायंगल होता है फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड से बनने वाला ट्रायंगल, फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड से बनने वाला ट्रायंगल। तो ये KLM, तो फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड से बने, तो ट्रायंगल फॉर्म बाय द फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। तो ट्रायंगल फॉर्म बाय द फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। तो ये ट्रायंगल KLM जो है वो तुम्हारा पिडल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल KLM जो है वो पिडल ट्रायंगल है। तो इसमें मुझे क्या क्या निकालना है? अच्छा, ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर, तो मुझे क्या क्या निकालना है? तो इसके अंदर देखो, पहला मुझे निकालना है ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस यानी HA। फिर दूसरा मेरे को निकालना है ऑर्थो सेंटर की साइड से डिस्टेंस यानी HK। थर्ड निकालना है पिडल ट्रायंगल की साइड यानी KL। तो HA HB HC, HK HL HL HM, KL LM MK। फिर मुझे निकालने पिडल ट्रायंगल के एंगल्स, तो एंगल K एंगल L एंगल M, और फिर मुझे निकालना है पिडल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस, तो ये हो जाएगा R पिडल सर्कम रेडियस। तो करते हैं, तो पहला हम लोग करते हैं ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस यानी HK HB HC, HK HA HB HC। तो देखो अब इसमें फंडे लगेंगे तो ध्यान से देखना। तो होगा क्या, ये 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री है, नहीं तो जाने दो उसको। तो ट्रायंगल AKC, ट्रायंगल AKC ये 90 है, ये C है, तो ये π/2 माइनस C होगा। तो इसका मतलब है ये हो गया π/2 माइनस C। तो अगर ये π/2 माइनस C है तो ये C होगा, AHL ट्रायंगल में। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो वो ट्रायंगल बना AHL और एंगल आया C। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए HA, मुझे चाहिए HA। तो मुझे AL पता है क्या? अच्छा, AL नहीं पता, तो AL निकाल लेता। तो AL कौन होगा? AB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एक मिनट ना,
ओके, तो होगा क्या, ए बी एल, ये जो ट्रायंगल है ए बी एल, उसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए एल, तो ए बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एल है, तो बेस एंगल ए है, तो ये हो जाएगा सी कॉस ए, तो ए एल हो गया सी कॉस ए। मुझे क्या चाहिए, एच ए, तो मैं वो ट्रिको यूज करूंगा जिसके अंदर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर है, यानी साइन सी। तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एच ए जो मेरे को चाहिए। तो एच ए इज इक्वल टू सी कॉस ए अपॉन साइन सी, और सी अपॉन साइन सी होता है 2r, तो ये आ गया 2r cos ए। तो एच ए आ गया 2r cos ए, तो एच बी आ जाएगी 2r cos बी, और एच सी आ जाएगा 2r cos सी। चलो एक हो गया। अब दूसरा, वही ट्रायंगल ए एल एच एंगल सी, ये अपना आया था सी cos ए, ये अपनी आ गई थी 2r cos ए। तो इस बार अपने को क्या चाहिए, ऑर्थो सेंटर का साइड से डिस्टेंस, यानी एच के एच एल और एच एम। तो मैं निकालने जाऊंगा एच एल। तो एच एल कौन होगा, एच एल होगा ए एच का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एच एल होगा ए एच का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी ए एच cos सी, तो एच एल होगा 2r cos सी। तो देखो याद करना भी आसान है, एच एल कौन है, बी वर्टेक्स की है, तो 2r cos सी। तो एच के होगी ए वर्टेक्स की, तो वो होगी 2r cos सी, और एच एम है सी वर्टेक्स की, तो यह जगह 2r cos ए cos b। अब आते हैं पिडल ट्रायंगल की साइड्स पे, पिडल ट्रायंगल की साइड्स। अब पिडल ट्रायंगल की साइड कौन है, पिडल ट्रायंगल की साइड है के एल एल एम और एम के, ये पिडल ट्रायंगल की साइड्स है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो हो क्या रहा है, ए एम एच एल ए, ये क्वाड्रिलेटरल है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो अपोजिट एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब है ये कॉन्साइक्लिक है, और अगर ये कॉन्साइक्लिक है तो एक और चीज, ये ट्रायंगल एएमएल का कॉन्साइक्लिक ट्रायंगल है, सर्कल है। थर्ड, अब अपन निकाल रहे हैं साइड्स ऑफ द पिडल ट्रायंगल, यानी के एल एल एम एम के। तो मैंने क्या देखा, ए एम एल, एम एल मेरे को चाहिए, तो ये कॉन्साइक्लिक है, ठीक है। तो अब मैं इसमें लगाऊंगा फंडे। अच्छा, ये अपना H, तो ये कॉन्साइक्लिक लिखना, वो कॉन्साइक्लिक जिसमें AH डायमीटर है, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री थे, तो AH डायमीटर है। तो इस पे लगाते हैं साइन लॉ। तो साइन लॉ क्या कहती है, साइड अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल। तो ML मेरे को चाहिए, HA हो गया ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस, ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस वो निकला था 2r cos से, तो 2r cos से sin है। तो ML आ जाएगा, ML आ जाएगा ये 2r और sin है, साइन लॉ से a इंटू cos से, तो ML आ गया a cos से। तो ML आ गया a cos से, क्योंकि ये a साइड की है, तो KL कौन होगा, c साइड की, तो c cos c, और MK क्या हो जाएगा, b साइड की है वो, तो c cos b, b cos b, b cos b। अब चौथा क्या है, एंगल्स निकालने, तो एंगल पिडल ट्रायंगल के एंगल के, एंगल एल, एंगल एम, पिडल ट्रायंगल के एंगल्स निकालने, तो एंगल के, एंगल एल, एंगल एम। एंगल के, एंगल एल, एंगल एम निकालना है, तो ठीक है। तो देखो, तो हो क्या रहा है कि अगर मैं बी के एच एम को देखूं, तो ये कॉन्साइक्लिक है, क्योंकि दो एंगल 90 डिग्री है।
अगर ये कॉन्साइक्लिक है तो HM कॉर्ड है, और HM वो कॉर्ड है, HM वो कॉर्ड है जो B पे एक एंगल सबटेंड कर रही है, तो वही सेम एंगल K पे भी सबटेंड करेगी। तो HM एक कॉर्ड है जो B पे एंगल सबटेंड कर रही है, वही एंगल K पे भी सबटेंड करेगी। तो ठीक है, तो B पे कितना सबटेंड कर रही है? तो देखो, तो BLAA ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, BLA। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस एंगल A है, तो ये एंगल हो गया π/2 - A। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा फिर? π/2 - A। सेम ऐसा ही LHKC से भी आएगा, सेम ऐसे ही, और उससे भी वही एंगल सबटेंड होगा π/2 - A। तो एंगल K हो गया π/2 - A प्लस π/2 - A, यानी π - 2 है। तो एंगल K हो जाएगा π - 2 है, π - 2 है। तो सिमिलरली एंगल L B के सामने, एंगल M C के सामने, π - 2C। तो अब मेरे पास पिडल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स आ गए। तो ये K L M ये हो गया π - 2 है, और ये A cos A, C cos C, B cos B, ये हो जाएगा π - 2B, ये हो जाएगा π - 2C। अब मुझे चाहिए R पिडल यानी सरकम रेडियस। तो साइन लॉ क्या कहती है? साइड अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल। ML है A cos A, साइन K तो साइन ऑफ π - 2A इज इक्वल टू 2R पिडल, R पिडल। तो ये हो जाएगा A cos A, और साइन π - 2A होता है साइन 2A, साइन 2A होगा 2 sin A cos A, और ये होगा 2R पिडल। तो देखो, तो यहाँ पे cos A कैंसिल हो जाएगा, और A अपॉन साइन A आ जाएगा 2R, तो 2R अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R पिडल। तो 2 कैंसिल हो गया, तो R पिडल आ गया R/2। इसका ये मतलब है पिडल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस, पिडल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस ओरिजिनल ट्रायंगल के सर्कम रेडियस का हाफ है। पिडल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस ओरिजिनल ट्रायंगल के सर्कम रेडियस का हाफ है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन स्पेशल पॉइंट। ये सब बहुत आगे की चीजें हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्पेशल पॉइंट्स तो 3 है। तो पहला, तो डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। तो डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, तो ये ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो वो आती है R टाइम्स √1 - 8 cos A cos B cos C। फिर इस दूसरा स्पेशल पॉइंट हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। तो डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, तो वो आता है √R² - 2RR, R minus 2RR। Third, distance between in center and ortho center, distance between in center and ortho center, तो ये आता है 2R² minus 4R² cos A cos B cos C, and chapter is complete। तो अभी तुम्हारा बचता है सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम
एडवांस का, मैथमेटिकल लॉजिक बोर्ड और मेंस का, एलपीपी बोर्ड का। एलपीपी तो अभी भी बाकी है मेरा वीडियो लेक्चर बना के अपलोड करने के लिए, तो वो बोर्ड का चैप्टर है इसलिए मैं अभी तक लोड नहीं लिया उसका, क्योंकि बोर्ड अपना मई में है।